नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दृष्टिकोण.com से देश कपूर सर। सर, वेरी वार्म वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। Thank you, Gayatri. Thank you for calling me again. बीइंग अ लॉन्ग टाइम जी, हमारे व्यूअर्स आपको I मिस कर रहे थे। I know. बस थोड़ा बिजी था इसलिए। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया पाकिस्तान पे तो हो रहा है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है, ताजिकिस्तान में जो हो रहा है, वर्थ नोटिंग है। बट वाइल वी आर कवरिंग कंटिन्यूअसली जो अफगानिस्तान वेस्टर्न साइड पे हो रहा है भारत के, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हम रेगुलरली हम्म उसको कवर करते हैं। बट पैरेलली ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहां हम बात करते हैं डीप स्टेट की, यूरोप की और यूएस की, बहुत हम्म बड़ी मूवमेंट हो रही है। बहुत बड़े सेंटर्स को शिफ्ट किया जा रहा है, उनकी लोकेशंस को चेंज किया जा रहा है। क्यों? वो समझेंगे। उसके साथ साथ यूएस अपने लास्ट रिजॉर्ट पर उतर आया है, या मैं कहूँ मागा क्राउड या ट्रम्प अपने लास्ट रिजॉर्ट पर उतर आए हैं, बिकॉज आई थिंक दे सी इट एज द लास्ट रिजॉर्ट टू सेव देयर कंट्री और टू सेव अमेरिका। देखते हैं, समझते हैं दिनेश सर से। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। क्या ये Thank you. मूवमेंट्स हो रही हैं विच इज गोइंग टू इफेक्ट द जियोपॉलिटिकल scenario and also the world order? It will impact the world order, changing world order. Over to you, Right. sir. Thank you so much. और आपके दर्शकों को नमस्कार। ये एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर हम देखें तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी ना, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, वो वॉशिंगटन डीसी में थी। तो यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो बना, वॉल स्ट्रीट, फिर ट्रांस अटलांटिक एलाइज और जो ट्रीटीज बनी, उससे हमेशा यूएस वाज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। पिछले कुछ सालों से ऐसा हुआ है कि वो जो यूएस की पावर है वो वीक पड़ती चली गई है, स्पेशली विद द वो जब से डॉलर डावाडोल हुआ है, ऊपर से ट्रम्प का आना जो था, उसमें ट्रम्प बहुत क्लियर था कि जैसे नेटो को कह रहा था कि आपको और ज़्यादा पैसे देने चाहिए और मैं आपको वो सब चीज़ें नहीं दूंगा जो आप सोचते थे आपको मिलनी चाहिए, बिकॉज आप खुद पैसे नहीं दे रहे। क्योंकि वो नेटो में पूरा अपना शेयर नहीं दे रहे थे 2% का। तो ये जब बातें चलनी शुरू हुई और जिस तरीके से उसने यूरोप को और यूरोप की जो एस्टैब्लिशमेंट थी और जो उसकी गवर्नमेंट थी, जिस तरह उसने डील करना शुरू किया, उससे एक चीज समझ में आती है कि ये जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस जो था, ये धीरे धीरे टूट रहा है और ट्रम्प के आने से तो और बहुत बुरी तरह से टूट गया है। और हम देख रहे हैं कि यूरोप में जितनी गवर्नमेंट्स हैं वो सारी की सारी अपने कंट्री में वो वेपनाइजेशन की तैयारी कर रही हैं, बिकॉज दे थिंक कि एक वॉर आने वाली है। अब वो वॉर आएगी या नहीं आएगी वो तो हम देखेंगे अगले आने वाले कुछ महीनों में। बट एक बात तय है कि ये जो डीप स्टेट जो रही है वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, और बेसिकली अगर हम देखें थोड़ा पहले जाके, धीरे धीरे जब शिफ्ट हुई यूएस की तरफ, तो यहाँ के जो बहुत बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह थे, जैसे जॉन डी रॉकफेलर या रॉथशाइल्ड, जो यूरोप में थे, वो लीड करते थे अलोंग विद लाइक विद द मोनार्कीज। हमने इसके बारे में बात की है पूरे, वो कितने 5 टीयर्स हैं इसके, जो डीप स्टेट है। ये ऐसा नहीं है कि एक कोई ग्रुप बैठा हुआ है जो सब कुछ डिसाइड करता है, ये ऐसा नहीं है। ये डीप स्टेट जो है, दे आर डिफरेंट लेवल्स। ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं, इसमें सबसे ऊपर वो जो फाइनेंशियर्स और जो डायनेस्टीज हैं वो आती हैं। उसके बाद फिर उनकी जो सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह हैं और जो उनके फोरम्स हैं वो आते हैं। उसके बाद जाके ये यूएन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ये बाकी जो बॉडीज हैं वो आती हैं। फिर फोर्थ लेवल पे जो नेशनल एक्टर्स हैं वो आते हैं, और फिफ्थ लेवल पे जो सोशल लेवल एक्टर्स हैं जैसे एनजीओज वगैरह हैं वो आती हैं। तो अगर आप देखो सोरस वगैरह को, आज उसने सोरस के बारे में भी बोला कि वी आर गोइंग टू प्रोसिक्यूट देम। सो बेसिकली ट्रम्प इज गोइंग आफ्टर सोरस, एंड वैसे ही जो एक्टर्स हैं उनके खिलाफ तो वो जा ही रहा है। पर
और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ऊपर हैं जिनको वो टारगेट करना चाहता था। बेसिकली लाइक व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज यूरोप की जो मोनार्कीज हैं और जो फाइनेंशियल जो डायनेस्टीज हैं, अगर आप देखो जैसे सिटी ऑफ लंदन है, जिनेवा है, ब्रसल्स है, ये जो ये जो कैपिटल्स हैं और ये जो फोर्सेस हैं विद इन यूरोप, वो अपने आप को अब धीरे धीरे असर्ट करने लग गई हैं विद इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। पहले वो इतना नहीं कर रही थी बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि हमें और यहाँ जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था या जो यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट थी यूएस की, उसके बीच में एक साझेदारी थी। वो साझेदारी अब टूट गई है। अब धीरे धीरे जो डीप स्टेट है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो धीरे धीरे यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है डीप स्टेट की, वो अब यूएस ना बन के, वॉशिंगटन डीसी ना बन के, सिटी ऑफ लंदन, जिनेवा और ब्रसल्स की तरफ मूव हो रहा है। नाउ वो इसलिए है क्योंकि यूएस की जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज को आगे बढ़ा नहीं रही, और क्योंकि ट्रम्प बिजनेसमैन है इसलिए उसका सारा का सारा जो फोकस है वो खुद के पैसे कमाने में ज्यादा है और खुद को ऊपर बढ़ाने में ज्यादा है। और डीप स्टेट का एक मतलब उसका प्रॉक्सी बनने में कम है। वो रिसेंटली मैंने देखा है, और मैं आपको लिंक्स भी वो दिखा सकता हूँ, दे सकता हूँ, कि बहुत सारे ऐसे मागा सपोर्टर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि देयर इज अ डायरेक्ट फाइट बिटवीन ट्रम्प एंड यूके's monarchy which is the deep state। उनके हिसाब से वो डीप स्टेट का टॉप का वो है। क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से, मतलब इंडिया से $45 ट्रिलियन उन्होंने लूटे, अफ्रीका से इतना गोल्ड, इतना डायमंड लूटा। आज जो यूके है उसका एंटायर जीडीपी $4 ट्रिलियन भी नहीं है। तो सारा पैसा गया कहाँ? कहीं ना कहीं तो गया है। अगर हम सोचते हैं कि इलॉन मस्क इतना अमीर है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मोनार्कीज जो वहां रही हैं और जो ऐसे लोग जो मतलब उसको रूल करते थे उस समय, और जो बैंकिंग सेक्टर को वो हाथ में रखे हुए थे, उनके पास कितना पैसा होगा। मतलब अगर आप वो कुछ यू नो वो काफी सारे इलॉन मस्क को अगर आप जोड़ दो, तब आपको शायद कोई एक मोनार्क पैसा मिलेगा, क्योंकि लाइक इतना पैसा है उनके पास। सो सो दोज गाइज हैव लूटेड ऑल द मनी, दे ओन अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो दिखाते इतना नहीं है पर है, और वो कंट्रोल भी बहुत कुछ करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तभी मैं देख रहा हूँ ये अब धीरे धीरे ये हैंडल्स जो हैं ये ज्यादा बातें करने लगे अबाउट ट्रम्प वर्सेस दैट मोनार्की एंड फाइनेंशियल डीप स्टेट विद इन यूरोप। तो एक सीधी वो लड़ाई हो रही है। अब सिचुएशन आई है कि यूएस की जो हालत है उसमें आगे क्या होने वाला है और आगे क्या हो रहा है, राइट? अगर जैसे यूएस में तो इतनी टर्बुलेंस चल रही है, जो इसका जो मीडिया है वो आपस में लड़ रहा है, प्लस एक पूरा बीच में से एक तरह का वो तोड़ आ गया है। मतलब वो सिविल वॉर की तरह ही है। इवन वो इलॉन मस्क इसके बारे में बात कर रहा है। एंड तो इसलिए देखें तो वो ये लगेगा कि वो यूरोप जो है वो तो एक तरह का फोर्ट्रेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी बनने जा रहा है, यूएस जो है वो टर्बुलेंस में है। अब अगर हम उसको थोड़ा और ध्यान से देखें, जो पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से टैरिफ लगा के और बाकी चीजें लगा के, और जिस तरह से उसने ट्रम्प ने कोशिश की है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की, वो काम नहीं किया। तो इकोनॉमी तो आगे बढ़ नहीं रही। ग्लोबली उसका नाम वैसे ही टाको है कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो हर बात पे वो यू टर्न ले लेता है, क्योंकि उसके पास वाकई में इतना दम नहीं है कि आगे जाके या तो चाइना को पूरी तरह से रौंद दे। वो चाइना को पूरी तरह रौंद भी नहीं पा रहा, बिकॉज चाइना इज क्वाइट स्ट्रांग। अभी जिस तरह के वेपन रशिया निकाल रहा है,
उसको भी पूरी तरह से दबाना इतना आसान काम नहीं है। तो उस तरह से अगर देखें तो जो यूएस की इकोनॉमी है, दैट इज अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। जब ऐसा होता है, तब ऐसे रूलर्स के पास, खास तौर पे जिनके पास फार राइट बेस हो, उनके पास और कोई चारा नहीं रह जाता सिवाय इसके कि वो रिलीजन को आगे बढ़ाएं और ऐसे कुछ आइडियोलॉजीज को आगे वो लेकर आए। अब आप ध्यान से देखो कि कि यहाँ पर जेडी वैंस ने जो पहले कुछ कहता था, वो अपनी वाइफ के बारे में इतना पॉजिटिव रहता था, इतनी वो बातें करता था, वो इंडिया में भी आया था और किस तरह से मिला था मोदी जी से और किस तरह से जगह जगह गया था। पर सडनली उसका भी तेवर चेंज हो गया एंड ही इज टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड वो किस तरह वो चाहता है कि अपनी वाइफ, कि उसकी वाइफ भी कन्वर्ट हो जाए और पूरी दुनिया में जाके वो उसके बारे में बोलता है, विच इज नॉट गुड। बट इट ऑल्सो शोज कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। उसको अगर आगे जाके प्रेसिडेंटशिप के लिए अगर बिड करनी है, तो वो जानता है कि उसकी जो बेस है वो हार्ड कोर और फिनेटिक राइट विंग क्रिश्चियनिटी को ही मानती है। अभी बहुत रिसेंटली बड़े सारे ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें लोग विवेक रामास्वामी से भी ये वो सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब विवेक रामास्वामी का बेस जो है वो भी, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम, वो भी मांगा है, इसलिए उससे बार बार ये पूछ रहे हैं। तो उषा वैंस की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक, वो हिंदू है, क्रिश्चियन नहीं है। दूसरी, वो ब्राउन है, वाइट नहीं है। तो अगर एक चीज सही भी हो जाए, मतलब अगर वो कन्वर्ट कर भी ले, तो भी वो अपना रंग और अपना चेहरा कैसे बदलेगी? वो तो नहीं बदल पाएगी। मतलब अभी हमने देखा कि दिनेश डिसूजा जो है, जो इंडियन है, इंडियन क्रिश्चियन है, जो फार राइट विंग का है, हिंदुओं को रोज गालियां देता है और बुरा भला बोलता है। पर उसको मागा वाले बोलते हैं कि आखिरकार तू है तो भारतीय, तू है तो इंडियन, तू है तो ब्राउन, देखो हम कैसे एक्सेप्ट कर लें, देखो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। तो सिर्फ नहीं, बट दिस फार, दिनेश डिसूजा के बारे में सब थोड़ा-सा यहाँ पे इंटरजेक्ट करना चाहूँगी। हम्म, दिनेश डिसूजा सॉरी, ही इज़ अ ब्राह्मण, बट अचानक से वो कार्ड खेल रहे हैं कि आई वाज़ एससी-एसटी। हाँ इतना उसका, झूठ! हाँ वो ये कह रहा है कि वो, क्योंकि उसको अपनी डिबेट करनी थी और हिंदुओं को नीचे दिखाना था, तो इसलिए वो खास तौर पे बोल रहा है, मैं इसलिए कन्वर्ट हुआ क्योंकि मैं लो कास्ट था। मतलब हमारे जो पूर्वज थे, वो इसलिए हुए कन्वर्ट। पर ये सच नहीं है, क्योंकि उसने खुद की किताब में लिखा है कि उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि वो खुद ब्राह्मण थे, मतलब उनके जो वो फैमिली थी। बट ये दिनेश डिसूजा है कौन? डिसूजा है कौन? व्हाई इज़ ही बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट? मैंने देखा है कि भारत के टॉप एलीट उसको काउंटर कर रहे हैं अभी। संजीव सान्याल हैं, नुपुर शर्मा हैं, बहुत सारे लोग उसको व्हाई इज़ ही सो इम्पोर्टेंट? हू इज़ ही? आई मीन या जस्ट टू कीप इट करेक्ट। इन कॉन्टेक्स्ट। या ये दिनेश डिसूजा जो है, ये एक कमेंटेटर और एनालिस्ट रहा है। ये पिछले कुछ सालों में इसने ये मागा ग्रुप के चलते, और खासतौर पे जब फर्स्ट टर्म थी ट्रम्प की, तब इसने फार राइट विंग अपने स्टांस लेकर किसी तरह से इस पूरी मूवमेंट में अपनी खुद की जगह बनाई थी। इसने किताब भी लिखी है, जो वो ये दिखाती है कि हालांकि इसकी जो राइट विंग जो पॉलिसीज है उसके बारे में बात करती है, क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करती है। तो ये पिछले कुछ सालों में इसने जो इसका प्रोफाइल है वो बहुत ऊपर चला गया है विद इन द मागा ग्रुप और विद इन द ट्रम्प का जो पूरा ग्रुप है। अब हुआ ये है कि जब तक तो वो दुनिया को, बाकी लोगों को, खासतौर पे लेफ्ट को, वोक को, जब तक वो जवाब दे रहा था और उनको नीचे बिठा रहा था, तब तक वो खुश थे, जब तक ट्रम्प आया नहीं। जब एक बार ट्रम्प आ गया और उनको समझ में आ गया कि अब हमारा जो वर्चस्व है वो यहाँ बैठ गया है, तब उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि तू है कौन। जैसे उन्होंने विवेक रामास्वामी को बोला था कि तू है कौन। तो बेसिकली उनको, इन लोगों को सिर्फ एक तरह से पावर जीतने के लिए रखा था उन्होंने, क्योंकि
वो देखने में ब्राउन थे तो उनको यूज कर सकते थे, और तो वही उन्होंने किया। और दिनेश डिसूजा जो है वो ऐसी हरकतें बहुत करता है, बहुत बहुत सालों से जो हिंदुओं को उल्टा सीधा बोलता आया है वो। नाउ बिकॉज इस पूरे डिबेट में जो जेडी वैंस की डिबेट है उसमें वो फिर कूदा, पर उसको पीछे से मागा वालों ने ये भी कहा कि तू है कौन, तू आखिरकार तो इंडियन है, और हम तेरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यू आर नॉट एक्सेप्टेड, यू आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अस। फिर वो कहता है मैं 40 साल से हूं इस पूरे पॉलिटिक्स में, मैंने कभी ऐसा वो मूवमेंट नहीं देखी, मैंने इस तरह का रिटोरिक, इस तरह की बातें नहीं सुनी कभी। तो बेसिकली उसको अब समझ में आ रहा है कि उसकी जो मागा मूवमेंट है वो आखिर है क्या। तो तो अब अगर इसको ध्यान से देखो, यहाँ जो यहाँ की जो वो है ना, जो मागा एलीट है और जो मागा जो फेनेटिक्स हैं जिसपे ट्रम्प और जेडी वैंस डिपेंड करते हैं, वो बड़े क्लियर हैं अपने रेशियल रेसिज्म के बारे में और अपनी वो रिलीजन के बारे में। उसको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी हालत में। तो इस जो सोसाइटी इस लेवल पे आ गई है कि एक तरफ जो है आपके पास लेफ्ट है जो वो ममदानी जैसे लोगों को लेकर आ रहा है न्यूयॉर्क में, जो आउट एंड आउट जिहादी हैं, जो न्यूयॉर्क को पूरा वो जिहादी सेंटर बनाना चाहती है, जस्ट लाइक लंदन को उसने जो वहाँ का जो साजिद खान है, जो वहाँ का मेयर है, उसने उसको बना दिया है। अब वहाँ स्टैबिंग्स हुई हैं जिसमें 11 लोग को स्टैब किया गया है, और बेचारे 9 ऐसे हैं जो बहुत क्रिटिकल हालत में हैं। डिस्पाइट दैट अब तक किसी के बारे में बाहर आया नहीं है कि कौन था वो जिसने मारा। लोग कह रहे हैं कि वो अल्लाह अकबर बोल रहे थे, अब पता नहीं बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, पर ऐसा रिपोर्ट्स तो आई हैं, और स्टैबिंग्स वहां बढ़ती गई हैं, वो बढ़ती चली जा रही हैं। इनफैक्ट अभी एक पीछे एक वीडियो आया था, वो इतना दिल दहलाने वाला था ना। एक बूढ़ी औरत बेचारी कॉल कर रही थी उसको टीवी स्टेशन में, कहती है कि मेरी खुद की सिस्टर, मेरा हमारे घर के पास ये एक छोटा सा वो लड़का था, यंग सा, वो उसको स्टैब किया गया। बड़ी स्टैबिंग्स रोज हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं यहाँ पर हमारे मोहल्ले में। एक जमाना था जब हम आराम से रह सकते थे, पर हम रह नहीं पाते अब। नहीं, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, मैं एक मिक्स रेस खानदान से आती हूँ। मेरे फैमिली में हर तरह के लोग हैं, पर मैं खुद के बेटे को बोल रही हूँ कि तू निकल जा इस देश से, तू यूके में मत रह, क्योंकि यूके में रहने की जगह है नहीं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सिचुएशन जो है इस समय, जो जो लेफ्ट पे थी सोसाइटीज, वो पूरी पूरी इस्लामाइज हो रही हैं। जो राइट पे हैं वो फार राइट क्रिश्चियन हो रही हैं। अब बीच में कोई ऐसा वो रहा नहीं जो बीच में रहकर इन इन दोनों को के साथ वो लड़ सके, क्योंकि इन दोनों का जो ताकत है वो इतनी बढ़ गई है। मतलब अगर लंदन में आप कुछ कर ही नहीं सकते, अगर आप वो जेडी वैंस जैसा इंसान जो वीपी है, वो खड़ा होके स्टेज के ऊपर अपनी बीवी को उठा के वो ऐसे ह्यूमिलेट कर सकता है, तो आप खुद सोचो कि बीच की जो जगह है वो और कम होती चली जा रही है, बिकॉज दोनों साइड का जो फैनेटिक्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, उनका जो स्फीयर है वो बहुत बढ़ गया है। इस सिचुएशन में अगर आप देखो तो ये जो आपने ये जो हमने देखा स्टैबिंग्स हुई हैं, वो तो आपने देखा, आपने वो दिखाया था अभी वो पिक्चर्स, उस वो एक बार दोबारा दिखाइए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये गेम कैसे खेली जा रही है। अब ये वाली जो है ये है वो ब्रैडफोर्ड में 4 स्टैबिंग्स हुई कॉलेज में। ये न्यूज़ गलत है। अब एक और पे जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ जो मैंने दी थी उसकी, हाँ ये सही है, सेव द नेशन एंड डिपोर्टेशन। अब इसको जरा ध्यान से इसको याद रखना कि क्या बोल रहे हैं, सेव द नेशन एंड डिपोर्टेशन। अब नेक्स्ट वाली
वो पिक्चर पे जाते हैं। ये है लाइक ये मेक्सिको की है, दिस इज करेक्ट। अब एक और पिक्चर थी फ्रांस की। अब फ्रांस में अभी नहीं हुए ये वाले जो राइट्स हैं, पर ये दिखा रहे हैं कि वहाँ बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं, वो जगह जगह जाके वो ऐसी वो बातें कर रहे हैं और लड़ाइयाँ कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं। ये अभी नहीं हुआ, ये बहुत महीने पहले हुआ था। पर अगर इस तरह का कुछ असली कुछ नकली न्यूज़ जो है वो लगाई जा रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से अगर ये जताया जा रहा है कि यहाँ पर वेस्ट में जो सिचुएशन है इतनी खराब हो चुकी है कि आप बाहर सड़क पे नहीं निकल सकते, तो फिर वैसी जैसे उसने बोला है सेव द नेशन डिपोर्टेशन, उनको ऐसा लगता है कि ये हम पॉलिसी से सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये हमें आइडेंटिटी से सॉल्व करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? मतलब जो यहाँ के जो राइट विंग हैं वो ये कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी इज द मेन थिंग। आप फॉरगेट अबाउट इलीगल माइग्रेंट्स जो हमने बात की थी, इवन लीगल माइग्रेंट्स भी खराब हैं। H1B को निकालो, इसको निकालो, इंडियंस को निकालो, सबको निकाल दो, इवन विवेक रामास्वामी को उठा के बाहर निकाल दो। अल्टीमेटली दे आर ये चीजें पॉलिसी से और लॉ इन्फोर्समेंट से सॉल्व होनी चाहिए थी इन अ नॉर्मल लाइक मॉडर्न सोसाइटी, रूल ऑफ लॉ। पर ये रूल ऑफ लॉ से अब होने वाला नहीं है, बिकॉज लेफ्ट ने उसका भी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको बंद कर दिया है। नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स एन आइडेंटिटी प्रोटेस्ट मैकेनिज्म। अब आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा जो है स्ट्रीट लेवल जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ते चले जाएंगे। एंड जैसे ये बढ़ते चले जाएंगे एक तरह का एक सोशल ब्रेकडाउन होगा विद इन द वेस्टर्न सोसाइटीज। कुछ तो असली होंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टैबिंग नहीं हुई। पिछले एक डेकेड में 87% लाइक इंक्रीज हुआ है वहां पर यूके में जो स्टैबिंग्स हैं। और जो ग्रूमिंग गैंग्स का जो क्राइम्स हैं वो तो सब जानते हैं, वो जिसको दबाया गया था। पर अब इस सब के साथ जब प्रोटेस्ट शुरू होते हैं तब आप देखोगे जो इंटरनल लॉ इन्फोर्समेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे एक तो ट्रस्ट खत्म हो जाता है और दूसरा वो और स्ट्रेच हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास इतने लोग हैं नहीं, पैसा है नहीं, और लेकिन उनके पास इतने वो माध्यम भी नहीं है कि वो पूरी तरह से हर चीज को पुलिस कर सके। देन द प्रोपेगेंडा स्टार्ट्स, जो साइऑप्स होता है। ये साइऑप्स है कि वो एक तरफ से लाइक ये प्ले अप करते हैं कि जो व्हाइट लोकल्स हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं क्योंकि जिहादी एक मूवमेंट बहुत बढ़ रही है, जो कि है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, बट द पॉइंट इज कि बिकॉज द वेस्टर्न गवर्नमेंट्स आर नॉट यूजिंग द पॉलिसी एंड लॉ इन्फोर्समेंट, इसीलिए जो नॉर्मल पब्लिक है उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता सिवाय इसके कि पूरा पूरा एनआरकी फैला दो अब, और कोई तरीका ही नहीं है उनके पास, राइट? सो हाउ आर यू कनेक्टिंग, आप यूके की बात कर रहे हो एक तरफ से, फिर यूएस की भी बात कर रहे हो, एंड देन यूरोप की भी। इन ये चर्निंग्स क्या हो रही हैं, ये चेंजेस क्या आ रहे हैं ओवरऑल? ये चेंजेस ये हो रहे हैं कि लाइक इस समय जो वेस्टर्न सोसाइटी है, चाहे वो रशिया करा रहा हो, चाइना करा रहा हो, या इंटरनल जो इनका डीप स्टेट की जो इंटरनल फाइट्स हो रही हैं बिटवीन द ट्रम्प कैंप एंड द अदर कैंप, ये कोई ना कोई ऐसा है जो वेस्टर्न सोसाइटी को इनवर्ड्स लेके जा रहा है। अगर आप अब आप इसको ध्यान से देखो, अगर आपकी सोसाइटी अंदर देख रही है और अंदर की जो लड़ाइयां हैं उसी से डील कर रही है, उसके पास कहाँ टाइम है कि वो बाहर की तरफ देखे? अगर आप इलेक्शन भी अगर लड़ो तो उसके मेन इश्यूज क्या होंगे? ये थोड़ी होंगे कि बाहर क्या हो रहा है, ये इश्यूज होंगे कि मेरे घर में क्या हो रहा है। तो उस तरह से व्हेन द वेस्टर्न सोसाइटी स्टार्ट्स लुकिंग इनवर्ड्स, वो अगर वो लाइक अपने आप में वो घुस जाती है, तो बाकी जो पावर्स हैं उनके पास एक मौका मिल जाता है कि वो अपने आप को बढ़ाएं, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। तो चाहे वो इंडिया का हो कि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ की तरफ एक तरह का वो इंडिया ने रोल लिया है कि हम जो है बैलेंसिंग पावर रहेंगे।
हम इससे भी बात करेंगे, उससे भी बात करेंगे और ग्लोबल साउथ की आवाज भी बनेंगे। तो हम एक बैलेंसिंग पावर रहेंगे। एक तरफ है चाइना एंड रशिया और एक तरफ है ये वेस्टर्न वो कंट्रीज हैं। ये दोनों आपस में, वो वहां एनआरकी फैला रही हैं, ये यहाँ एनआरकी फैलाना चाहेंगी, ऑब्वियसली, राइट? दिस इज अ साइऑप्स ऑपरेशन दैट इज गोइंग ऑन, वेदर, और इसमें जो इसका इम्पैक्ट जो है वो इतना हाई चला गया है कि इवन somebody like यूएस का जो वाइस प्रेसिडेंट है, इवन ही इज इम्पैक्टेड नाउ। वो आराम से चुप करके, वो बचा सकता था पर उसने नहीं किया। वो भी इम्पैक्ट इस तरह से हुआ है कि उस दलदल में वो भी फंस गया है। नाउ ही, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, पता है, सिवाय दो ऑप्शन के। देखो, उसको पहले दो ऑप्शन थी, या तो वो मागा जो ऐसे फार राइट उनको कहता कि आप भाग लो यहां से, मैं तो वो खुद की बीवी का साथ दूंगा, ये ऑप्शन थी उसके पास, पर उसने नहीं एक्सरसाइज की। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बची है, वो ये कि वो अपनी बीवी को छोड़ दे। अगर सिचुएशन इस लेवल पे पहुंच गई है तो उसका मतलब ये है कि ये ऐसे वाले जो फोर्सेस हैं, जो इंटरनल फोर्सेस हैं, दे आर गोइंग टू टेक ओवर द लार्जर पावर्स, like with or larger strength within the society. That will create anarchy, which is good for the other countries, other forces like China, which are fighting the US. उसको तो फायदा है ना कि आप अगर खुद में ही लड़े जा रहे हो तो आप क्या देखोगे बाहर? आपके पास तो कोई वो है नहीं आपके पास कोई लड़ाई करने का माध्यम। तो दिस इज वेयर इट इज गोइंग, एंड यू नो अगर आपको ये जो सारी चीजें मैं जो कनेक्ट कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये लगती रैंडम है। इवन जो फेक न्यूज है वो आपको रैंडम लगेगी, आपको लगेगा कि ये सही न्यूज है, कुछ सही है कुछ गलत है। और ये ऐसे न्यूज, ऐसे अटैक्स, जो वो मी टू अटैक्स, जो वो कॉपी कॉपी वो कैट जो होते हैं, जो अटैक्स होते हैं, वो बढ़ते चले जाएंगे। अगर एक अटैक होगा उसके बारे में पूरा जो मीडिया है, सोशल मीडिया, वो ऐसे दिखाएगा कि वाकई में पूरी सोसाइटी वो समय खतरे में है। अगर उसको पॉलिसी के ढंग से ना ट्रीट किया गया तो वाकई में खतरे में है। सो इफ आई सी इट कि ये डीप स्टेट गेम खेल रहा है यूएस के साथ भी, यूके के साथ भी, while they are करेक्ट। shifting their physical headquarters, वो अपना यूरोप की तरफ ले जा रहे हैं, जिसको वो सिक्योर करना चाहते हैं, अपना फोर्ट्रेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं पूरे के पूरे यूरोप को। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बट ये जो चल रहा है पूरे वेस्ट में, आपने बताया चाइना के लिए अच्छा है, रशिया के लिए अच्छा है, क्योंकि अंदर ही अंदर दे आर लुकिंग इनवर्ड्स, मतलब अपने अंदर ही अंदर बिजी है वो, अपना घर संभालने में लगे हुए हैं। अगर मैं इसको इंडियन पर्सपेक्टिव में लेती हूँ तो इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आई थिंक गिवन द, जैसे आपने रशिया और चाइना का दिया, मुझे तो लगता है तो अच्छी बात है। बट हाँ, एक सबसे वीक एरिया है, दैट इज आवर एनआरआईज एंड ओसीआईज। जी। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इंडिया के पास, सी, एज ए नेशन, एज एन अ पॉलिटी, अगर जो इंडियन गवर्नमेंट जब बात करती है बाहर जाके, तो अगर तो एनआरआईज को कुछ होता है तो उसके पास एक तरह का वेपन है वो अगेंस्ट द वेस्टर्न सोसाइटीज, ये बोलने के लिए भाई आप क्या वो कौन सा ख्याल रख रहे हो। तो अब तक जो लेक्चर्स मिलते थे जो वेस्टर्न सोसाइटी से, वो डेमोक्रेसी खतरे में है इंडिया की, ऑटोक्रेटिक है, फलाना है, हमारा जो रैंकिंग है इतनी है, अब वापस मुड़ के कोई बोल सकता है कि आप किस मुंह से बोल रहे हैं? आपकी खुद की इकोनॉमी, खुद की डेमोक्रेसी कितनी है और खुद का फ्रीडम कितना है आपका? तो एक तरह से वो जो है ना, जो रिटेलिएशन है, जो नैरेटिव रिटेलिएशन है, वो तो उसका तो स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बढ़ गया है अब भारत के पास। पहले ऐसा नहीं था। अब वो सारे जो एक वो पुलपिट पे खड़ा होके और वो बाकी स्टेज पे खड़ा होके सुनाते थे जो ग्लोबल साउथ को और भारत को, वो चीजें अब नहीं सुना सकेंगे। और इस तरह से अब तक जिस तरह ये वाली फोर्सेस जो थी इंडिया और बाकी ऐसी कंट्रीज में एनार्की फैलाती थी और रजीम चेंज करती थी, उसका भी जो पावर है वो भी कम हो जाती है। बिकॉज अगर आप खुद के घर में अगर रजीम चेंज देख रहे हैं, आप कहाँ जाके रजीम चेंज करेंगे? सो थिंग्स बिकम वेरी वेरी टफ फॉर
the Western society in like Western governments in the coming days. तो वो एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। यस, जो एनआरआईज हैं, जो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, उन पे इम्पैक्ट तो बहुत आएगा। एंड एज थिंग्स चेंज, बिकॉज इसमें चेंज आता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि ट्रम्प अभी है तो हमेशा रहेगा, या जेडी वैंस अभी है तो हमेशा रहेगा, या बाइडेन था तो वो हमेशा रहेगा। इस चेंज के अंदर ऐसा होगा कि पीपल हु आर मोर फ्लेक्सिबल विल सर्वाइव यहाँ पर। यस, बहुत सारे जो एनआरआईज हैं वो वापस जाने की सोच भी रहे हैं, पर उखाड़ के कहीं जाना इतना भी आसान नहीं होता। तो ये रीजन है कि क्यों बहुत सारे एनआरआईज इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकेंगे। वहां बैठे बहुत सारे ऐसे वो हैं, एनालिस्ट हैं, वो तुम वापस क्यों नहीं आ जाते, तुम्हें वो है, ग्रीड है, तुम्हें लालच है वहां रहने का, पैसे का। वो ऐसा नहीं होता। आप जो बंदा परिवार बिहार के साथ जो परिवार के साथ बसे हैं, मेरे से पूछे, मैं तो खुद अफ्रीका, एंड इनफैक्ट वन ऑफ द टफेस्ट ज्योग्राफीज मेरे, इट इज नॉट इजी। आपके नो, इट्स बच्चे नॉट। स्कूल जाते हैं, आपका एक लाइफ है, आप जो रह रहे हैं, आपका एक इकोनॉमी है, फैमिली फाइनेंशियल्स है। इतना आसान नहीं होता है कि वो आज उखाड़ा, आज मूड चेंज हो गया और आपने निकाला और निकली। यस, बट इट शुड बी प्लान्ड आउट। Having said that, it should be planned out in next 1 or 2 years, given the changingly drastically changing situations. राइट। इट शुड बी प्लान्ड आउट। अगर लगता है कि भाई वायलेंट हो जाएगा सिचुएशन या बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, इससे पहले कि इंडियन गवर्नमेंट को आपको एकदम, बिकॉज़ आई हैव सीन इन अफ्रीका सर, अफ्रीका में 24 आवर्स के अंदर 180 डिग्री टर्न मारते हैं। अचानक से, मतलब इट विल बी बिल्डिंग। थैंकफुली भारतीयों के अगेंस्ट में ऐसा नहीं हुआ है, एक्सेप्ट फॉर वन टाइम आई थिंक इन युगांडा इन 1980s, हम्म। 1979 या 80 में हुआ था, एंड दैट टू आल्सो रॉन्ग र्यूमर पे था। तो ज़्यादातर ये होता है कि आप दे वेरी हम्बल, एंड साउथ ऑफ इक्वेटर आप देखेंगे तो वो ठीक-ठाक हैं, एग्रेसिव नहीं है हम्म। नाइजीरियन की तरह। तो आपको तब आपको फिर असाइलम लेना पड़ता है, लगता है भई सब कुछ अब बैक पैक करो, घर, ज़मीन, दुकान जो भी आपने क्रिएट किया वो छोड़ के भागो। इससे पहले कि वो सिचुएशन आए, तो स्पेशली राइट। टू द पीपल इन यूएस, यूएस में मुझे ज़्यादा गड़बड़ दिख रही है कंपेयर्ड टू यूरोप एंड यूके वाले भी। यूएस एंड यूके वालों को अपना ट्रांज़िट शुड प्लान इट स्मूथ, इससे पहले कि सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ जाए। क्योंकि हमारी ब्राउन स्किन है, दे विल नॉट डिफरेंशिएट कि हम जिहादी हैं या नहीं हैं, हम मुस्लिम हैं या नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं। बट दे विल हम्म। सी अस विद अ, वो पूछ के नहीं मारेंगे ना, कि भई तुम इंडिया से करेक्ट। हो या नहीं हो, तुम हिंदू हो या नहीं हो। वो तो जब एक हुजूम आता है, जब एक मॉब वायलेंस आता है, दे डोंट आस्क यू क्वेश्चंस। उनको तो फिर वो सब बराबर ही दिखते हैं। जी। करेक्ट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आई थिंक लाइक एवरीबडी हैज स्टार्टेड थिंकिंग। मतलब मैं तो एक्चुअली हैरान हुआ हूँ, क्योंकि मैं ये बात तो 1.5 साल से बोल रहा हूँ इस बारे में, क्योंकि मेरे खुद आई रिमेंबर आपने और मैंने मेरे ही शो पे शुरू की थी ये बात, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, जब स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक्स शुरू हुए थे। यू सेड हाँ, इट्स ओनली गोइंग टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट। और क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स तो वैसे भी लाहौर से आए थे, तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि जो पहला जो अटैक हुआ था, वो जो मेजर अटैक जो था, वो मुल्तान में हुआ था, पंजाब में, लाइक वो ये लाइक वेस्टर्न साइड पे। वो एक्चुअली मुल्तान में हुआ था ऑन March 5th। मेरे जो अपने जो नाना थे, उनकी पूरी फैमिली, लाइक मेरी मम्मी की पूरी फैमिली, वो अगस्त में वहां से बाहर निकले थे। तो बेसिकली मार्च और अगस्त के बीच में बहुत टाइम था, उनको पता था कि ये होने जा रहा है। तो उन्होंने इतनी देर क्यों लगाई? क्योंकि ये आसान नहीं था ये डिसीजन लेना। तो तो वही मैं कई बार सोचता हूँ कि हम भी कहीं वही गलती तो नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन है कि मैं भी वही गलती तो नहीं कर रहा जो मेरे नाना जी ने की थी। Like you understand, like this question keeps coming to you, and like, but you have to make your decisions like correctly, because like you will never know. You never know. I agree with you, sir. But I think the best suggestion is to keep your be alert, be aware कि क्या हो रहा है Right. चेंजिंग सिचुएशंस। क्योंकि अब ऐसी बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं जहाँ पे भारतीयों को टारगेट करके उनसे उनकी दुकान की इनकम छीनी जा रही है, उनके घर में घुसकर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। दीज सिचुएशंस आर गोइंग टू गेट वर्स एंड वर्स, क्योंकि पैसे नहीं है तो जो जिनके पास पैसे है उनके ऊपर टारगेट करेंगे। लोग ये नहीं देखते कि इंडियंस मेहनत कितनी करते हैं। अभी इट इज लेट नाइट फॉर यू एंड इट इज वेरी अर्ली मॉर्निंग फॉर मी, अर्ली मॉर्निंग।
चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हिंदू समाज के हम लोग मतलब हम दिन नहीं देखते हैं, रात नहीं करते हैं। इन लोगों को चौड़े होकर टीवी देखना है और फिर इनको अचानक से याद आएगा, अरे हमारे पैसे तो हम इंडियंस चुरा रहे हैं। अरे इंडियंस मेहनत करते हैं, लेकर जाते हैं, किसी के घर में डाका डाल के चोरी नहीं करते हैं, बैंक नहीं लूटते हैं, ड्रग्स नहीं बेचते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जाते हैं, राइट? इंडियंस वर्क बिल्कुल हार्ड टू अर्न व्हाट दे गेट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इसीलिए उनको बुलाया जा रहा है। संडेज को कोई काम करने नहीं जाता है अफ्रीका में, सर आप कुछ भी कर लीजिए, दे विल नॉट वर्क। अब तो थोड़ा सिचुएशन चेंज हो रहा है, अदरवाइज दे डोंट वर्क ऑन संडेज एंड सैटरडेज तो फॉरगेट इट, इट्स अ दारू डे, इट्स अ हम्म, ड्रिंकिंग डे, बी इट अ वुमन और अ मैन। आप हम्म, पार्टी करो और हम मेहनत करें और फिर जब हम जो पैसे कमाएं उस पे आपकी नजर है, क्यों? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। वी आर द हम्म, प्रोड्यूसर्स, वी आर द कंज्यूमर्स एंड वी वर्क हार्ड, वी वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। आई मीन राइट वो अगर आप साउथ कोरिया की सीरियल्स को देख लें, वो लेडीज इतने पैसे खर्च करती हैं अपने कॉस्मेटिक्स में, मेकअप्स में, जस्ट टू मेक दो सीरियल्स। एंड व्हाट आर द इंडियन वुमेन डूइंग? सुबह-सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के पहले ब्रेकफास्ट चढ़ाती हैं, टिफिन चढ़ाती हैं। आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ वी डू इट। इट इज़ राइट नॉट आउट ऑफ द टॉपिक्स बिकॉज़ वी डू इट। द इंडियन करेक्ट वुमेन, इंडियन मेन वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। सुबह उठ करेक्ट के नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच बनाती हैं कि जिससे शाम को जब बच्चे आए तो उनके लिए फिर से स्नैक्स बनाकर रखती है कि बच्चे अच्छे से खाएँ डिस्पाइट द फैक्ट इवन इफ दे आर इन जॉब। हम्म तो वो जो एक्स्ट्रा वर्क करती हैं, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी लेती हैं। तभी करेक्ट वो छोटी-छोटी सेविंग्स करती हैं। जाने को तो एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू स्विट्जरलैंड एंड पेरिस एंड आइसलैंड एंड एवरीवेयर नो, बट करती क्या है? वो एक-एक पैसा जोड़ती हैं, एक-एक पाई जोड़ती हैं। थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए, ब बेटी पैदा होती है तो उसके लिए पहले से ही जोड़ती हैं। अच्छा मुझे ये छोटा-छोटा एक-एक हर साल एक एक गहना, हर साल एक ऑर्नामेंट, दैट इज़ हाउ दे डू इट। तो राइट सेविंग्स आर नेवर बाय चॉइस, सेविंग्स आर ऑलवेज फोर्स्ड। सेविंग्स आर नेवर बाय चॉइस, नेवर बाय चॉइस, दे आर ऑलवेज फोर्स्ड। तो राइट वो करेंगे सैक्रिफाइस, बट आपको तो जाके वो चाहे वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो या फिर आप बाकी जगह जाके देख लीजिए, वी सैक्रिफाइस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और जब हम करेक्ट इकट्ठा कर लेते हैं तब आपका रेसिज्म चालू होता है, अरे इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये तो हमारा पैसा चुरा के लेके गए हैं। आप भी कर लो, बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे इंडियंस नहीं है, वेयर आर दे? डूम्सडे। राइट एवरी कंपनी वांट्स इंडियंस बिकॉज़ दे नो कि इनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। अगर ये काम दिया है तो दिस टास्क विल बी कंप्लीटेड बिकॉज़ दे आर कमिटेड। But why करेक्ट you can't trust a Pakistani, you can't trust an Afghanistani, you can't trust a Malaysian or an Ethiopian। आप नहीं करोगे उनके ऊपर क्योंकि आपको पता है ये तो बोल देगा। सर सबसे बढ़िया स्टाइल क्या होता है? सॉरी फॉर माय रैंट। सबसे बढ़िया क्या होता है? फ़ोन ही ऑफ कर देते हैं। कर लो जो करना है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। दैट्स द हम्म बेस्ट वे आउट। अफ्रीका में द बेस्ट थिंग दैट दे डू इज़ दे स्विच ऑफ देयर फ़ोन। सर आई डिडंट हैव मनी, नो टॉक टाइम। फिनिश। राइट यू कांट डू एनीथिंग। बट इंडियन को दिया तो आपको पता है वो इंडियन करके देगा वो टास्क। हम्म एंड हमें ये मेंटेन रखना है। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लाला लैंड में जाले और चने के झाड़ पे चढ़ जाएँ। हमें ये मेंटेन रखना है अपना। ओवर टू यू सर। जी। करेक्ट नहीं एक्चुअली क्या है कि यहाँ यूएस में अगर मैं देखूं और मैं अक्सर ये कहता भी हूँ कि यहाँ पर अगर हम जो यहाँ का रियल एस्टेट वगैरह जो हाउसिंग मार्केट अगर देखें तो सबर्ब्स में चाहे आप अटलांटा चले जाओ, चाहे आप न्यू जर्सी चले जाओ, चाहे आप टेक्सास में कहीं ह्यूस्टन, डैलस या ऑस्टिन में चले जाओ या कैलिफोर्निया साइड पे चले जाओ या नॉर्थ कैरोलिना में कहीं चले जाओ, आप देखोगे कि हर जगह जो है जो सबर्ब्स हैं, मतलब जो डाउनटाउन से जो परे होते हैं जो सबर्ब्स हैं, वहां पर जितनी हाउसिंग सोसाइटीज या जितनी सब डिविजन्स बन रही हैं उसमें कम से कम तो 70% तो होता ही है जो इंडियंस खरीदते हैं। कई हमारे अपने एरिया में ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां पर ऑलमोस्ट सारे के सारे इंडियंस ही हैं, सिर्फ एक कोई और था। और ये ऐसा नहीं है कि वो बड़े सस्ते से घर हैं, सस्ते घर नहीं है। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट $800,000 एंड अबव, ऑलमोस्ट $1 million हाउसेस। सो जिसके पास वो औकात है या जिसके पास फंडिंग है वो ही कर सकता है ना ऐसा। तो वो इसलिए है क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, दे अर्न इनफ, दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स एंड दैट इज व्हाई दे अर्न एंड दे कैन अफोर्ड ऑल दैट। पर ये बाकी जगह, और ये मैंने एक बार लिखा भी था यहाँ के एक फोरम में कि जिस दिन ये H1B जो तुम बार बार बोलते रहो, जिस दिन ये H1B चले गए ना, ये पूरा घोस्ट टाउन बन जाएगा। तुम्हारे सारे होम प्राइसेस जो उस समय ऊपर है ना, सब जीरो पे आ जाएंगे बिकॉज
कोई खरीदने वाला नहीं होगा। अगर खरीदने वाला होता तो आज खरीद लेते ना। नहीं, पढ़ना लिखना नहीं है सर। हमारे यहाँ बच्चे 5वीं के होते हैं, हम उनको 10 तक का पहाड़ा पहाड़ा बोलते थे पहले हिंदी में, 10 तक के हम्म। टेबल्स याद कराते हैं, राइट? पढ़ना लिखना नहीं है। I'll tell you one example which actually is very inspiring for all my viewers, and I would request you to listen till the end. And you might also be knowing her, sir. One of our very juniors, बागची करके लास्ट नेम है, मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगी, I will not reveal her identity. Daughter, only daughter of a millionaire father. ओनली डॉटर, सो मच सो कि जब हम लोग स्कूल में एसी अफोर्ड नहीं कर पाते थे घर में, उसकी स्टडी में और उसके अपने ड्राइंग रूम में एसी होता था। सो रिच। बट वो लड़की, माय ऑब्वियसली माय वन ऑफ माय बेस्टीज, वो लड़की उस वक्त सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना शुरू करती थी। हर फादर हैड ऑल द मनी कि वो उसको पेड एमबीबीएस में करवा सकते थे, बट शी रिफ्यूज की नहीं, पूरी जिंदगी मेरे को ये रहेगा कि मेरे बाप के पैसों पे मैं पढ़ के निकल कर आई हूँ, राइट? हम्म। उसने फाइनली मणिपाल एमबीबीएस क्रैक किया, एंड टुडे शी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट डॉक्टर्स इन न्यूयॉर्क आज की डेट में। तो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स, हर हस्बैंड इज आल्सो डॉक्टर एंड शी इज आल्सो अ डॉक्टर। तो ये हम्म। मेहनत करके गई ना, पैसा था फिर भी मेहनत की ना उन्होंने। पर हम यूएस के और ये बाकी लोग क्या करते हैं? ओह आई कांट क्रैम अप दैट मच, ओह दिस इज बियॉन्ड माय, उनको ये नहीं पता होगा कि वर्ल्ड की ज्योग्राफी में चाहे इंडिया तो बोल दीजिए, उनका अपना कंट्री कहाँ पे है, हाफ ऑफ देम वोंट इवन बी नोइंग इट, because there is no effort, yet you want all the fruits. That's not possible. Please send our all our skilled people back. Let's see, नासा में 40% निकालो हमारे साइंटिस्ट को, फिर बताते हैं। इसरो वैसे ही वेट कर रहे हैं कि जल्दी आए वो लोग। जी सर, लेट्स फाइंड आउट। जी। या सी, मैं ये जरूर कहूंगा कि अच्छे लोग और स्मार्ट लोग और इंटेलिजेंट लोग हर जगह पे होते हैं। हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ रहा है वो ये रहा है कि एक सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है, और उसके बारे में विवेक रामास्वामी ने भी बहुत बात की और बाकी लोगों ने भी की है, यहाँ के लोग भी करते हैं जो समझदार हैं, कि ये एक सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है जो पुश करता है बच्चों को टुवर्ड्स द ग्रेटर एंड ग्रेटर एजुकेशन, एंड उसके साथ आगे के लिए जो सक्सेस जो फैक्टर्स हैं। कुछ एरियाज हैं जिसमें हम वीक हैं, वो जिसकी वजह से हमने हमेशा अपना जो पोटेंशियल है पूरा वो हमने अचीव नहीं किया जो हमें कर सकते थे। पर जैसे जैसे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जितने स्टार्टअप्स हैं, जितने यहाँ की कंपनीज हैं, वो एक्चुअली इंडियंस ही या तो वो फाउंडर्स हैं या उसको लीड कर रहे हैं। तो दैट शोज के यू नो देयर इज अ सर्टेन डिसिप्लिन विद इन द सोशल स्ट्रक्चर जो जो हेल्प करता है। जब तक भारतीयों में वो डिसिप्लिन रहेगा, वो फैमिली और सोशल डिसिप्लिन रहेगा, तब तक भारतीय सक्सेसफुल होते रहेंगे। जिस दिन वो डिसिप्लिन चला गया, जैसे कई लोग कहते हैं कि आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, उसमें वो डिसिप्लिन नहीं है। जब वो डिसिप्लिन चला गया तो उनकी हालत भी वैसी हो जाएगी जैसी बाकी लोगों की। दैट डिसिप्लिन, दैट सीरियसनेस अबाउट लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये कहूंगा। जी, but coming to the political aspect of it, society and politics are not very separate. They are one and the same thing. Deep State has made its move. Now they are moving towards physically. They are shifting their headquarters and their offices to away from US. They know what is coming in US. US is going to go through an economic crisis in a very very bad way. इसके साथ साथ यूके वो बोलते हैं ना, देयर वाज अ सेइंग, सन नेवर सेट्स इन यूके, इस तरीके की एक सेइंग हुई थी। हम्म। इट इज गॉन, मतलब सन सेट नहीं हुआ है, मैं ये नहीं बोलूंगी, बट इट्स द कंट्री इज गॉन टू द डैश। इससे बियॉन्ड वर्ड्स यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द जॉइंट्स। Thank you so much. Lot of happenings coming, but NRIs or OCIs should plan their transit if it looks like it's going to get worse and worse. जान गँवाने से अच्छा है कि वापस आ जाएँ। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर वे आउट। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, देश सर का दृष्टिकोण .com पोर्टल है, प्लीज़ उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीकली ही राइट्स अ न्यूज़लेटर व्हिच आर वेरी डिटेल्ड एंड इंटरेस्टिंग विद लॉट ऑफ current facts and historical connections. And please don't forget to like, subscribe and share the Alt Neat Media. अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स अब बहुत एक्टिव हो चुके हैं। एवरी ब्रेकिंग न्यूज़, एवरी स्मॉल एंड बिग डेवलपमेंट्स
both in Bharat and across world are being covered on them regularly. Alternate Media X and Gayatri TM and Telegram handle. Video formats are on the Instagram. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय हिंद।